आज हम बात करेंगे जाति, जो कि भारत की एक मुख्य विशेषता है। इस लेक्चर को सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं, विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानकारी समय समय पर आपको मिल सके। भारत विभिन्नताओं का देश रहा है। यहाँ पर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण विभिन्नता ही विभिन्नता दिखाई पड़ती है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अनेक प्रदेश हैं, लगभग वर्तमान समय में 28 प्रदेश, और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी है। पूर्व से पश्चिम तक जाते हैं तो जो प्रदेशों का बंटवारा है, काफ़ी प्रदेश तो भाषा के आधार पर, यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान में अनेक भाषाओं को मान्यता है। किस भाषाओं को मान्यता है? यहाँ पर बोलियों में विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर रेस के आधार पर विभिन्नताएं, यानी प्रजाति के आधार पर विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। धर्म के आधार पर विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, जैन धर्म के रहते हैं, सिख धर्म के रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर धार्मिक आधार पर विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। रीति रिवाजों के आधार पर विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। हमको कुछ कुछ पग पर तरह तरह के लोग जो डिफरेंट कल्चर को मानते हैं, हालांकि वो सारा कल्चर इंडियन कल्चर है, लेकिन हमको उनके व्यवहार में, उनके रीति रिवाजों में, उनके पहनावे में अंतर दिखाई पड़ता है। इसी सब के बीच एक जाति एक ऐसा वर्ग दिखाई पड़ता है जो पूरे भारत में अनेक जातियों में बटा हुआ है। नदीम हसनैन साहब ने अपनी पुस्तक समकालीन भारतीय समाज में बताया है कि भारत में लगभग 3743 तरह की जातियां हैं। इसके अलावा जातियों के बारे में जानकारी आपको सोसाइटी इन इंडिया डेविड मेंडलबाम की पुस्तक से मिल सकती है। इंडियन सोशल सिस्टम रामानुजन की किताब से मिल सकती है। इस तरह जाति के बारे में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया है। होमो हायरार्कस, ये सब किताबों का अवलोकन करके आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। यानी भारत जातियों का देश रहा है, जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग, इस्लाम के लोग जातियों में बटे हुए हैं। ये जाति भारत में कब आई, कब बनी, इस बारे में कोई निश्चित टाइम नहीं कहा जा सकता। फिर भी कुछ थ्योरीज कहती हैं, जिसमें परंपरागत सिद्धांत है, व्यावसायिक सिद्धांत है, हट्टन का सिद्धांत है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समय समय पर जाति की उत्पत्ति के बारे में अपने दृष्टिकोण दिए हैं। कुछ लोग का कहना है जाति एक तरह से वर्ण व्यवस्था का बदला हुआ रूप है। कुछ का कहना है कि बाहर से दूसरी रेस के लोग आए और यहाँ पर उन्होंने अनुलोम विवाह किया, प्रतिलोम विवाह किया, उस आधार पर जातियों की उत्पत्ति हुई। ये अनुलोम विवाह क्या है? यानी उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है, ये अनुलोम। और इसका विपरीत, उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती, प्रतिलोम विवाह। ऐसा भीष्म का भी मानना है। यानी कहने का मतलब, जब प्रारंभ में भारत में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के लोग निवास करते थे। यानी ये 4 वर्ण थे। लेकिन किसी पर्टिकुलर काल में किसी तरह से कुछ सिद्धांत ऐसा मानते हैं, इन वर्ण व्यवस्थाओं में आपस में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हुए। उसके फलस्वरूप जातियों की उत्पत्ति हुई होगी। ये बात सही है नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन सिद्धांत ऐसा कहते हैं। जाति एक तरह से सब में रच बस गई है। भारत के प्रत्येक कोने में कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक किसी ना किसी जाति से संबंधित है। आज इतने साल होने के बाद भी वर्तमान समय में जाति दिखाई पड़ रही है। जाति के लक्षण हालांकि बदले हुए हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में जाति आज भी विद्यमान है। जाति के बारे में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग किताबों में समझाने का प्रयास किया है, जिसमें
हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया एक किताब है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, एसवी केतकर की पुस्तक है। इसमें उन्होंने बताया है सदस्यता सीमित होती है, जाति जन्म पर आधारित व्यवस्था है, यानी जन्म पर आधारित व्यवस्था है और इसकी सदस्यता सीमित होती है, यानी जो जन्म लेगा वही उसकी जाति हो जाएगी। दूसरी बात इन्होंने कही समूह से बाहर विवाह करने पर रोक दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति समूह से बाहर विवाह नहीं कर सकता। इस तरह से इन्होंने दो बातों के आधार पर जाति को समझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ मजुमदार एंड मदान, इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उनकी पुस्तक है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उसमें बताने का प्रयास किया जाति एक बंद वर्ग है, एक ऐसा वर्ग जिसमें कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। जो जिस जाति का है, चाहे वो कितने अच्छे काम कर ले, कितने बुरे काम कर ले, वो अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकता। ये एक बंद वर्ग है, दरवाजे बंद हैं, कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ जीएस घुरिया साहब, जिनका नाम लिया जाता है विशेष रूप से भारत के पहले समाजशास्त्र के भारतीय प्रोफेसर के रूप में, जिन्होंने अपनी किताब कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इसमें बताने का प्रयास किया है समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी जाति अनेक खंडों में बटी हुई है। दूसरी बात इन्होंने कही संस्तरणात्मक व्यवस्था, जातियों में संस्तरणात्मक व्यवस्था है, यानी कोई बड़ी जाति है, कोई छोटी जाति है, कोई तीसरे नंबर की, कोई चौथे नंबर की, इस तरह से सारी जातियां में हायरार्किकल सिस्टम है, यानी ऊंच नीच की बातें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक बात कही है ना, खान पान प्रतिबंध, जातियों में खान पान का प्रतिबंध पाया जाता है, कोई किसके साथ उठ के बैठ के खाना खाएगा, कौन किसके साथ नहीं बैठेगा, ये खान पान का प्रतिबंध दिखाई पड़ता है। इसी के साथ साथ कुछ धार्मिक और नागरिक नियोग्यताएं भी हैं, यानी कुछ धार्मिक और नागरिक नियोग्यताएं भी हैं, अर्थात उनका पालन जाति के आधार पर करना पड़ता है। यानी ये मंदिर पर्टिकुलर ठाकुर साहब का है, इसमें नीच जाति के लोग नहीं जा सकते। इसी तरह से कुछ स्थान निश्चित है, इन स्थानों पर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा पहले भी दिखाई पड़ता था, हालांकि वर्तमान समय में ऐसा नहीं। इसके साथ साथ व्यवसाय के चुनाव पर नियंत्रण, यानी कोई भी अपना व्यवसाय अपनी मनमर्जी से बदल नहीं सकता, यानी व्यवसाय उसको एक तरह से करना पड़ेगा अपनी जाति के अकॉर्डिंग। यानी लोहार का लड़का है तो लोहारगिरी करेगा, और अगर कुम्हार का लड़का है कुम्हारगिरी करेगा, दर्जी का दर्जी बनेगा। मतलब जो बाप करता है, जो उसका निश्चित है, वही व्यवसाय उसको करना है। इसके अलावा विवाह पर प्रतिबंध, यानी यहाँ पर विवाह पर प्रतिबंध भी कहा गया है, यानी एक तरह से देखा जाए प्रत्येक जाति के लोग अपनी ही जाति में मैरिज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एन के दत्ता ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, इस पुस्तक पे बताने का प्रयास किया है कि जाति में वैवाहिक प्रतिबंध होता है। जैसा कि पहले समाजशास्त्री ने कहा कि अपनी जाति से बाहर विवाह करने से रोका जाता है, अपनी ही कास्ट में विवाह करना है। यानी मैरिज निश्चित है कि एक पर्टिकुलर कास्ट का है तो उसी पर्टिकुलर कास्ट में उसकी मैरिज होगी। भोजन संबंधी प्रतिबंध, जो कि पहले समाजशास्त्री ने भी कहा है, यानी भोजन संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। इसके अलावा निश्चित व्यवसाय निश्चित होता है, जैसा कि उससे पहले भी दूसरे समाजशास्त्रियों ने कही। इसके साथ साथ ऊंच नीच का संस्तरण, हायरार्किकल सिस्टम है, जैसा कि जीएस घुरिया साहब ने भी कहा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं कि एक किताब है कास्ट इन इंडिया, जी.एच. हट्टन की पुस्तक है। हट्टन साहब ने भी बताया है काल्पनिक पूर्वज से वंश परंपरा गोत्र के लोग मानते हैं, न कि जाति के लोग। समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है, जो ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। यानी यहाँ पर इन्होंने जाति के बारे में थोड़ी सी अलग बात कही। इसी के साथ साथ
अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जाति के बारे में एक किताब है एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, मार्टिन डेल की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने कहा है कर्तव्यों व विशेषाधिकारों जन्म से निर्धारित होते हैं, यानी कर्तव्य और विशेषाधिकार जन्म से निर्धारित होते हैं। जादू व धर्म दोनों की स्वीकृति व समर्थन प्राप्त होता है। एक तरह से इन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट बात कही, यानी कर्तव्य और विशेषाधिकार जन्म से ही निर्धारित हो जाते हैं। किसका क्या कर्तव्य है, क्या विशेषाधिकार है, ये जन्म से निश्चित हो जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं। और जादू व धर्म दोनों की स्वीकृति और समर्थन मिलता है। यही कारण है कि जाति के जो नियम कानून है वो शुरू से ही कंट्रोल किए जाते हैं जादू और धर्म से। इसके अलावा सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बेरिस्टिड की पुस्तक है, जिन्होंने बताया जाति वर्ग प्रथा का ढांचा एक या अधिक नियमों पर पूर्णतः बंद हो जाता है, जो उसे जाति प्रथा कहते हैं। यानी ये जाति वर्ग प्रथा का जो ढांचा है वो एक या अधिक नियमों पर पूर्णतः बंद हो जाता है, यानी जो नियम निश्चित कर दिए गए हैं उन्हीं से ये आगे नहीं बढ़ता, वहीं पर निश्चित हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि अनेक समाजशास्त्रियों ने कहा है, जिसके आधार पर इसके जाति व्यवस्था को समझ सकते हैं। एक पुस्तक है प्यूपिल ऑफ इंडिया, रिजले ने लिखा है जाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है, जिसमें एक परिवार, दो परिवार नहीं, अनेक परिवारों के समूहों का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम है। यानी प्रत्येक जाति का एक नाम होता है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से सामान्य उत्पत्ति का दावा करते हैं, समान आनुवंशिक व्यवसाय को करने पर जोर देते हैं और सम्मति देने में समर्थ लोगों द्वारा एक सजातीय समुदाय माना जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त जितनी भी बातें मैंने की है वो सभी बातें सभी समाजशास्त्रों को मिलती जुलती, थोड़ा बहुत अंतर लिए हुए हैं। लेकिन जैसे हमने एलिमेंट ऑफ सोशलॉजी में मार्टिन डेल जो ने बात कही, या जो इस समय मैंने रिजले की बात कही, वो काफ़ी हद तक थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन कुछ अंतर लिए हुए हैं। इनके आधार पर, इन समाजशास्त्रियों द्वारा कही गई बातों के आधार पर हम कुछ जाति की विशेषताएं कह सकते हैं। जैसे जो पहली बात कही, समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी जाति अनेक खंडों में बटी हुई है। अनेक खंड भारत में जाति के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये अग्रवाल जाति है, ये यादव जाति है, ये अहिर जाति है, ये जाट जाति है। इस तरह से सेगमेंट्स में बटे हुए हैं और उसके आधार पर उनके सारे कार्य निश्चित हो जाते हैं, उनके सब व्यवसाय निश्चित हो जाते हैं। अर्थात उन खंडों में बंटने के आधार पर समाज अनेक खंडों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से खंडों में बटी हुई व्यवस्था जाति दिखाई पड़ती है। दूसरी बात हमने जो अनेक समाजशास्त्रियों ने कही थी, संस्तरणात्मक व्यवस्था है। ये हायरार्की सिस्टम है और ये हायरार्की सिस्टम भारत के प्रत्येक कोनों में, प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक स्थान पर ये हायरार्की सिस्टम दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े मंचों से कुछ भी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब बात आती है आपस में उठने बैठने की, आपस में बात आती है दोस्ती यारी की, तो उस समय ये देखा जाता है कौन बड़ी जाति का है, कौन छोटी जाति का है, कौन तीसरे नंबर की जाति का। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था में कि ब्राह्मण पहले नंबर पे था, क्षत्रिय दूसरे नंबर पे था, वैश्य तीसरे नंबर पे था, शूद्र चौथे नंबर पे था। अगर ब्राह्मणों के अंतर्गत अनेक जातियों की बात करते तो ब्राह्मणों में भी अनेक तरह की जातियां हैं और उनमें हायरार्की है, उसमें संस्तरण दिखाई पड़ता है। यानी ब्राह्मणों में कौन बड़े ब्राह्मण है, कौन छोटे ब्राह्मण है। अगर हम यहाँ कान्यकुब्ज और सरयुपारी की बात करें तो कहीं कान्यकुब्ज कहते हैं हम नंबर 1 पे हैं, कहीं सरयुपारी कहते हैं नंबर 1, उनमें भी अपनी हायरार्की है। इसी तरह से अगर हम वैश्य जातियों में कहते हैं, वैश्य जातियों में
तो वैश्य जातियों में भी बहुत हायरार्की। अग्रवाल कहते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं, हम सबसे बड़े हैं। इस तरह से वार्ष्णेय हैं, तमाम ऐसी जातियां हैं, प्रत्येक वर्ण के अंतर्गत जो जातियां हैं उनमें हायरार्की पाई जाती है। इसी तरह से ठाकुरों में कोई बड़े ठाकुर हैं, कोई दूसरे नंबर के ठाकुर, कोई तीसरे नंबर के ठाकुर हैं, उनमें एक हायरार्की है। और ये सब हायरार्की उस समय देखी जाती है जब मैरिज करनी होती है। मतलब भले ही सभी ठाकुर हों, लेकिन ठाकुर कौन से हैं, इनके यहाँ मैरिज की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, ये बड़े हैं या छोटे हैं, इनमें ये चीज विशेष रूप से। ऐसा नहीं कि शूद्र जातियों में नहीं, शूद्र जातियों में भी ये है, कौन किस नंबर पे है, हमारे बराबर के हैं कि नहीं है, ये हमसे छोटे हैं ये बड़े हैं, यानी वहां पर शूद्र जातियों में भी ये हायरार्की है। यानी भारत में प्रत्येक जातियों में आपस में दूसरी जातियों की तुलना में ऊंचा या नीचा दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, यानी उनमें हायरार्किकल सिस्टम है, संस्तरणात्मक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। इसके बाद ये बात आती है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। भोजन संबंधी प्रतिबंध दिखाई पड़ते हैं। मैंने जैसे बात की थी अभी कि खान पान का प्रतिबंध है। ये भोजन किसके साथ किया जाता है, इसमें एक है पाक निषेध। पाक निषेध क्या है, यानी कौन किसके हाथ का बना भोजन करेगा। कच्चा भोजन हर कोई व्यक्ति दूसरे का हाथ का नहीं खा सकता। जैसे अगर ब्राह्मण ने बनाया है तो वो भोजन कच्चा किया जा सकता है सभी जातियों द्वारा, लेकिन अगर उसके बाद की जातियों ने ये भोजन बनाया कच्चा भोजन, तो वो सभी लोग नहीं खा सकते। पक्का भोजन कुछ जातियां दूसरे जाति का बना खा सकती हैं। तो एक तरह से पाक निषेध दिखाई पड़ता है। पंगत निषेध, ये बहुत ही एक समय ऐसा था कि अगर मान लीजिए उच्च जातियों के बीच कोई सेकंड नंबर की जाति बीच में बैठ जाती थी तो पूरी पूरी पंगत उठ जाती थी कि भैया हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, अब हम यहाँ से शादी ब्याह में खाना नहीं खाएंगे। ये पंगत मतलब किसके साथ कौन बैठ के खाना खाएगा, पंगत। गांव में होता था, पंगत बैठती थी, सब लोग बैठते थे, खाना खाते थे, लेकिन ये निश्चित था। अब ठाकुर लोग की जातियां, एक पर्टिकुलर जातियां खाना खा रही हैं तो दूसरे लोग ना जाओ, दूसरे लोग खा रहे हैं तो तीसरे ना जाओ, तीसरे लोग खा रहे हैं तो चौथे ना जाओ। यानी पंगत निश्चित होती थी, उसी के आधार पर फैसले लिए जाते थे। यानी पंगत निषेध, कौन किसके साथ बैठेगा ये चीज क्लियर थी। इसके साथ साथ जल निषेध। जल निषेध, कौन किसके हाथ का पानी पिएगा। एक समय ऐसा था कि उस समय पानी पिलाने वाला ज्यादातर ऊंची जाति का रखा जाता था। ऊंची जाति का व्यक्ति सबको पानी पिलाता था, और यही कारण है कि शुरुआत में मिट्टी के कुल्हड़ बनते थे, उन कुल्हड़ों में पानी पी लिया जाता था और उसको फेंक दिया जाता था, क्योंकि यूज एंड थ्रो टाइप का हो गया वो, जैसे कि वर्तमान समय में प्लास्टिक का गिलास मिलता है। यानी कहने का मतलब जल निषेध बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी पानी के इस आधार पर जल निषेध में कुएं निश्चित थे, ये ठाकुरों का कुआं, ये ब्राह्मणों का कुआं, और अगर भूल से भी कोई उस कुएं के से पानी कोई ले लेता था निम्न जाति का व्यक्ति, तो वो कुआं एक तरह से बेकार हो गया, और ऐसी स्थिति में दंड देती थी सामाजिक रूप से। तो ये जल निषेध का जो दृष्टिकोण है ये भी दिखाई पड़ता था जातियों में। पात्र निषेध। पात्र निषेध, कौन किसका बर्तन यूज कर सकता है। पात्र यानी हर कोई किसी दूसरे को अपना बर्तन नहीं देता था। जैसे मान लीजिए किसी की मैरिज होनी होती थी, पुराने जमाने में गांव में होता था कि बर्तन ले लिए जाते थे, लेकिन पात्र निषेध, अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति उस पात्र को छू लेगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये चीज प्राचीन समय में दिखाई पड़ती थी। तो एक तरह से पात्र निषेध की बात भी हमको स्पष्ट होती है। इसके साथ साथ इसमें हमने सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध की बात की। कौन किसके साथ दोस्ती यारी रखेगा, मतलब उसके साथ बैठेगा उठेगा। ऐसी स्थिति में ये निश्चित हो जाता था जाति के आधार पर। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था फलाने के बच्चों के साथ न खेलना, वो गंदे हैं, वो छोटे हैं, वो बदबूदार हैं, मतलब तरह तरह की बातें परिवार के लोग कहते थे। और यही कारण है, उसके पीछे मकसद यह था कि नीची की जाति के व्यक्तियों के साथ ऊंची जाति के व्यक्ति के बच्चे ना खेलें, उनके साथ चारपाई पे ना बैठें, उनके साथ दोस्ती ना करें, उनके साथ किसी तरह का संबंध ना रखें, मतलब प्रतिबंध दिखाई पड़ता था। इसके साथ ही साथ विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक नियोक्ताएं और विशेषाधिकार।
ये स्थान निश्चित थे कि इस पर्टिकुलर इलाके में किसका अधिकार है। कुछ निरुगताएं थी। फलानी मंदिर ठाकुरों का मंदिर है, फलाना मंदिर ब्राह्मणों का मंदिर है, उस मंदिर में कोई निम्न जाति का व्यक्ति नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। कहने का मतलब ये निरुगताएं थी प्राचीन समय में। आज भी कई स्थानों पर ये चीज देखी जाती। कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पर ये सुनने में आता है फलाने मंदिर में किसी को प्रवेश करने से रोका गया। ये क्या बात है? यानी आज जबकि पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन पढ़े लिखा समाज के बाद भी इस तरह की बातें होती हैं। जबकि संविधान में अनेक ऐसे अनुच्छेद बने हुए हैं जिसमें इस चीजों को पे रोक लगाने का प्रयास किया गया है। रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी छिटपुट तौर पर इस तरह की बातें दिखाई पड़ती हैं। मिड डे मील में सुनाई पड़ता है कोई किसी के हाथ का, जैसे इससे पहले हमने बात की थी खान पीन में, तो अगर निम्न जात का व्यक्ति खाना बना रहा है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम थी। इसी तरह से स्कूल कॉलेजों में पहले ये होता था कि कोई निम्न जाति के व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। इस बात का विरोध अंबेडकर जी ने भी किया, ज्योतिबा फूले जी ने भी किया। समय समय पर इस तरह प्रयास किए गए। इसके साथ साथ कुछ विशेषाधिकार भी थे। कुछ जातियों को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त थे, जबकि दूसरी जातियों को, निम्न जातियों को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे कि वो फैसले ले सकती है, वो कार्य कर सकती है, वो स्थान पे जा सकती है। एक पर्टिकुलर समय ऐसा था कि दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों पर एक पर्टिकुलर सड़क पर उच्च जाति के व्यक्ति प्रवेश कर सकते थे, चल सकते थे, जबकि निम्न जाति के व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। और अगर चल भी सकते थे तो दिन के 12 बजे। अब ये दिन के 12 बजे क्या मतलब है? यानी दिन के 12 बजे जब धूप सिर के ऊपर रहती है, छाया नहीं पड़ती। यानी छाया नहीं पड़ती का मतलब, क्योंकि जब सवेरे और शाम को जाते हैं तो धूप की छाया लंबी होती है। अगर वो निम्न जाति के व्यक्ति पर पड़ जाएगी, निम्न जाति के व्यक्ति की छाया उच्च जाति के व्यक्ति पर पड़ जाएगी, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। कहीं कहीं पर तो ये देखा जाता था कि साथ में कहा जाता था थूक दान लेके चलो, क्योंकि अगर थूक देगा तो उच्च जाति के व्यक्ति का पैर अगर उस पर पड़ गया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो परेशान करती थी। तो ये कुछ धार्मिक और नागरिक नियोक्ताएं दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा पेशों के प्रतिबंध, चुनाव का अभाव। प्रतिबंधित चुनाव का अभाव मतलब कोई भी व्यक्ति अपने पेशे का चुनाव नहीं कर सकता था। पेशा निश्चित हो जाता था, पेशे अपने अनुसार नहीं होते थे। बाप अगर दुकान कर रहा है तो बेटे को कल दुकान पे ही बैठना है। अगर उच्च जाति का ब्राह्मण है और उसका मन ये करे कि वो जूते का व्यवसाय करे, उसको ये लगा कि जूते के व्यवसाय में अच्छा पैसा है, तो वो जूते का व्यवसाय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सोसाइटी उसको रोकेगी, सोसाइटी कहेगी नहीं, ये जूते का व्यवसाय अच्छा नहीं है। कहने का मतलब यानी वो अपने मन से व्यवसाय नहीं कर सकता था। कहीं से किसी को पता चला कि सुअर पालन में अच्छा पैसा है, ऑस्ट्रेलियन सुअर लाया जाएगा और एक बड़ी इंडस्ट्री खोली जाएगी और उसमें अच्छा पैसा, मंथली ईयरली अच्छा पैसा है, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली जाएगी। लेकिन नहीं, उच्च वर्ण का पुरुष है, निम्न काम नहीं कर सकता है। उच्च जाति का पुरुष है, वो छोटा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको तो वही व्यवसाय करना जो बाप कर रहा है, पापा उसके कर रहे हैं, उसके अनुसार ही उसको चलना है, उसके हिसाब से उसको सोचना है। व्यवसाय में प्रतिबंध दिखाई पड़ता। हालांकि एक तरह से ये कुछ लोग के हिसाब से ठीक भी था। आज जो प्रॉब्लम आ रही बेरोजगारी की, वो बेरोजगारी की प्रॉब्लम उस समय नहीं थी, क्योंकि सबको निश्चित पता था कि क्या करना है। दुकान पे वो पापा को तोलते हुए देखता था, छोटा सा ही बैठ जाता था दुकान पे, तोला कैसे जाता है, ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। इसी तरह से नाई का लड़का बाल कैसे काटे जाते हैं, पापा को देखता था और उसके हिसाब से बाल काटना सीख जाता। उसके लिए उसको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती थी। कुम्हार का लड़का चाक पे बनाते हुए अपने पापा को देखता था और धीरे धीरे वो ट्रेन हो जाता था। आज वो अनेक ट्रेनिंग करने के लिए जाता है। वो पता लगे कि जाति व्यवस्था की ये सब बातें, कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ बुरी बातें भी थी, लेकिन ये सब बातें दिखाई पड़ती थी उस समय, जो वर्तमान समय में धीरे धीरे हालांकि समाप्त हो रही हैं, लेकिन छिपे तौर पर हमारे
शहरों से दूर के गांव में आज भी ये सब बातें दिखाई पड़ती हैं। इसके साथ साथ विवाह संबंधी प्रतिबंध, ये विवाह संबंधी प्रतिबंध यानी कोई भी किसी दूसरी कास्ट में मैरिज नहीं कर सकता था। यानी मैरिज करनी है तो अपनी ही कास्ट में मैरिज करनी। आज भी अगर हम देखते हैं, अगर हम हाथ में अपने देखते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा 10 एग्जाम्पल होंगे इंटरकास्ट मैरिज के। जनरली जब मैरिज करने की बात आती है तो लोग मैरिज अपनी ही कास्ट में करते हैं। हालांकि लव मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन लव मैरिजेस में भी ये देखा जाता है कि अपनी कास्ट की मैरिज के साथ मैरिज करनी चाहिए। यानी वो ज़्यादातर अपनी, यानी घर वाले भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है अपनी कास्ट की है तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे की कास्ट की है तो वो वहाँ पर रोका जाता था। यानी कास्ट के हिसाब से ही मैरिज होनी चाहिए। हालांकि जो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है उसमें एक ही वर्ण से रिलेटेड जातियों में ऊपर नीचे, एक दो क्रम ऊपर नीचे होने से मैरिज संभव हो रही है, लेकिन ऐसा बहुत कम है कि बहुत अधिक गैप हो, बहुत अधिक अंतर हो। बहुत बड़ी जाति और बहुत छोटी जातियों में मैरिज ना के बराबर हो रही है। जैसे कि मैंने कहा, आपके हाथ में अगर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल होगा, 2 एग्जाम्पल होगा, ज़्यादा ज़्यादा 10 एग्जाम्पल हो, 10 एग्जाम्पल आ रहा है, हालांकि नहीं हो सकते। लेकिन जाति का एक लक्षण रहा है कि अपनी ही जाति में मैरिज करना। इसके साथ साथ जाति नियमों का उल्लंघन करने पर जाति से बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है कि जाति के जो नियम हैं, ऊपर जो हमने नियमों की बात कही है, उन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर वो उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो एक तरह से सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत आएंगे। वो उस व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ये व्यवसाय क्यों किया, तुमने उस लड़की के साथ मैरिज क्यों की, यानी उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा और ऐसी स्थिति में उसका उस स्थान पर रहना मुश्किल हो जाएगा। आज भी अनेक ऐसी जाति पंचायतें फैसला सुना देती हैं गांव में, हालांकि पुलिस है, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं लगता, क्योंकि वहां पर जाति पंचायत फैसला कर जाती है कि इस लड़के ने इस लड़की के साथ, जो कि इसकी जाति से छोटी जात की है या बहुत बड़ी जात की है, इसने ऐसी हिम्मत कैसे की, इस लड़की ने कैसे हिम्मत करी। ऐसी स्थिति में उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, उसको रोका जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। अर्थात चाहे वो मैरिज की बात हो, चाहे वर्तमान समय में कुछ धार्मिक और नागरिक नियोक्ताओं की बात, हालांकि उसमें उतनी चीज़ नहीं आई है, मतलब उसमें काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी ये बात तो हो जाती है, ये बड़े हैं ये छोटे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जातियों में नियमों के हिसाब से चलने के लिए वर्तमान समय में भी कहा जाता है, हालांकि समय के साथ साथ इसमें बदलाव आ रहा है। आगे चलकर जाति के विभिन्न फंक्शंस पे बात करेंगे, जाति के विभिन्न फंक्शन से रिलेटेड कुछ डिसफंक्शंस की बात की जाएगी, चेंजेस क्या हो रहा है, इसके बारे में आगे हम किसी लेक्चर में बात करेंगे। एक तरह से कहा जाए, भारत जातियों का देश है। ये जाति पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे हुए है। धन्यवाद।